हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा रिजवान वेलकम्स यू इन विद्या हट। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास हमारी होने वाली है, जो हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास है ये एक ही वीडियो में आपको ये पूरा लेसन मिलेगा, यानी कि ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है आपको, इसमें आपको पावर शेयरिंग जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मिलेगा। अक्सर देखने को मिलता है बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वो जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं और उन्हें मिलते हैं बहुत ही लंबे लंबे लेक्चर, 2-3 घंटे के वीडियोस, जहाँ पे एक चैप्टर फिनिश हो रहा है 2 से 3 घंटे में। तो बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा उसमें जाता है और कभी कभी क्या होता है कि वो पढ़ते ही नहीं है। वो कहते हैं कि चलो इतना लंबा कौन पढ़ेगा, छोड़ो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, सीधे से जितना तैयारी करनी है उतनी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो वीडियो आपको मिलने वाला है, इसमें पावर शेयरिंग जो आपका चैप्टर है उसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे हम आपके लिए लेके आए हैं। यानी कि यहाँ पे आपका चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और हेडिंग वाइज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्लास 10 के लिए पावर शेयरिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर पावर शेयरिंग क्या होता है। बचपन से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, शेयरिंग की आदत डाली जाती है बच्चों की, कि शेयरिंग की आदत डालिए आप लोग। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक कैसे आप अच्छे कि आगे चल के एक ह्यूमन बनेंगे। तो यहाँ पे भी पावर शेयरिंग का यही मतलब आप लोग समझ लीजिए। लेकिन पावर शेयरिंग जैसे कि आपको समझ में आ रहा, शेयर करने से, जब बचपन में हम लोगों से कोई खाने पीने की चीज़ बंटवाई जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा बांटते थे और मन में अक्सर आता था अरे ये तो कम बची मेरे पास, बांटने से कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो पावर है उसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक राइट वे पे, तो किस तरीके से हमें यूनिटी देखने को मिलती है। इसी के थ्रू यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे, 2 कंट्री के, बेल्जियम एंड श्रीलंका के। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर पावर शेयरिंग की क्या वैल्यू होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, ओके, नाउ सी दिस, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पावर शेयरिंग अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, यानी कि पावर शेयरिंग जो है वो 3 स्टेट में 3 ऑर्गन्स में बांटा जाता है, यानी कि 3 पार्ट में देखने को मिलते हैं पावर शेयरिंग के। यानी कि पावर्स को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना रहता है या कितने ऑर्गन्स में डिवाइडेड है पावर, वो हमें पता चलता है। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों फॉर्म, तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं, तीनों अपने रूप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोपोर्शनल फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी के लिए जो पावर शेयरिंग के ये 3 ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग 2 फॉर्म देखेंगे, यानी कि 2 कंट्री के एग्जाम्पल देखेंगे कि उन्होंने अपने यहाँ अपने अपने देश में किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। इस चैप्टर में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। क्लियर? देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टोरी हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेल्जियम की, उसके बाद हम लोग देख लेंगे श्रीलंका की। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर बेल्जियम, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक देश है, बहुत ही छोटा सा देश है। तो अगर हम लोग ऐसे मैप में देखते हैं तो हमें कभी कभी क्या होता है कि हमारी नज़र ही नहीं जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बेल्जियम कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने क्लास 9 में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था ना, तो देखिए यहाँ पे जो फ्रांस है ना, फ्रांस के जस्ट हम लोग ऊपर की साइड देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो हमें छोटा सा एक एरिया दिखाई देगा जो क्या है, बेल्जियम। ये बस इतना सा ये पार्ट है, ये बेल्जियम का। कितना छोटा है, जैसे कि हमारे भारत देश, ये देखिए हमारा भारत तो बड़े आराम से अच्छे से दिख रहा है क्योंकि अच्छी कंट्री है, बड़ा देश है। तो यहाँ पे जो हरियाणा है
हरियाणा के लगभग बराबर है। ठीक है, तो स्टोरी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेल्जियम, वो क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है जो कि हमारा देश भारत है, उसके भारत देश का जो स्टेट है हरियाणा लगभग उसके बराबर है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारी बुक में दिए गए टॉपिक हैं। तो चलिए पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर बेल्जियम क्या है, बेल्जियम में ऐसी कौन सी यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन दिखेगी जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक राइट वे पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता है तो उसके जो गलत जो हमें रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम इज अ कंट्री इन यूरोप, जैसे कि अभी हमने मैप में देखा था कि बेल्जियम कहाँ पे लोकेटेड है, यूरोप में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। इट इज स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारे भारत देश में जो हरियाणा स्टेट है, ये देखिए हरियाणा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट, ये है हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट से भी लगभग छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं है, मतलब स्मॉलर लिखा है ना तो छोटा ही है। इट हैज बॉर्डर विद द नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। जैसे कि अभी हमने देखा था कि फ्रांस के जस्ट उस साइड में था, उसके ऊपर नेदरलैंड था। तो अगर हम लोग बेल्जियम को देखेंगे, अभी तो ये सेपरेट है बेल्जियम, जो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा है, बेल्जियम का मैप है जो कि आपको सेपरेट दिख रहा है और आपको लग रहा होगा अच्छा खासा तो बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो काफ़ी छोटा है, हरियाणा से छोटा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे नीदरलैंड, ये है फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पड़ोसी देश यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि चारों तरफ से ये 4 देशों से घिरा हुआ है। बेल्जियम्स एथनिक कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि स्टोरी तो यही है ना, पावर शेयरिंग, तो इसीलिए तो हमें ये पढ़ने को मिल रही है। तो यहाँ पे पावर को शेयर कैसे किया गया, क्योंकि यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सेम कम्युनिटी ग्रुप, जैसे कि सेम रिलीजन, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, ऐसे जो कम्युनिटी होती है या ग्रुप होता है उसी को हम लोग एथनिक ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ के जो एथनिक ग्रुप है वो किसके आधार पे, ये लैंग्वेज के आधार पे। तो हम लोग यहाँ पे बेल्जियम के जो एथनिक कंपोजिशन देख रहे हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि किसके अकॉर्डिंग है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। क्यों, क्योंकि हमें पड़ोसी इसके जो देश दिख रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज दिख रही हैं, अलग अलग लैंग्वेज की नेबरिंग कंट्रीज दिख रही हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की जितनी भी जनसंख्या है, हम लोग हर चीज़ को 100% मानते हैं, इसीलिए कंपेयर करते हैं परसेंट से। तो यहाँ की टोटल जितनी भी परसेंट है उसका 59%, कितना परसेंट, अगर हम लोग बात करेंगे तो 59%, ओके, कितना, 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन, जो कहाँ पे रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में। अब आप देख सकते हैं मैप में आपको कई सारे कलर दिख रहे हैं, तो ये जो येलो कलर है ना, यही है फ्लेमिश रीजन। तो 59% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, फ्लेमिश रीजन में रह रही है। एंड स्पीक डच लैंग्वेज, समझते हुए चलिएगा क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे, कि 59% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रह रही है, और कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, तो ये लैंग्वेज है डच लैंग्वेज। ठीक है, ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं डच लैंग्वेज। क्लियर, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, द कैपिटल, जस्ट अ मिनट, अदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन। अब देखिए वेलोनिया रीजन कौन सा है, तो वेलोन्स रीजन जो आपको दिख रहा है ये है रेड पार्ट, जो आपको ये रेड पार्ट दिख रहा है ये है वेलोन्स रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे कितने परसेंट लोग हैं, तो यहाँ जो रह रहे हैं 40% लोग, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ये है 40%, और ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये है फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि लगभग आधे लोग डच लैंग्वेज बोल रहे हैं और आधे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, आधे से कम लोग, तो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना। द रिमेनिंग 1%, अब जो 1% आपका बच रहा है ये जर्मन बोल रहे हैं। अब ये 1% कहाँ पे बचा है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है ना, ये इधर जर्मनी है। आपको पता है अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि इस साइड में जर्मनी है।
तो यहाँ के जो लोग हैं ये क्या बोल रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं पूरे जो स्टेट है यानी कि पूरा नेशन है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 59% डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, यहाँ पे 40% यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, और 1% जो आपके बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कि अलग अलग रीजन में रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला डिफरेंस देखिए क्या है, ये तो हो गई कंट्री की बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है यहाँ की कैपिटल के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है, ब्रुसेल। ठीक है, ब्रुसेल यहाँ की क्या है, कैपिटल है। तो चलिए यहाँ की भी एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। कैसा अपोजिट मिलेगा वो देखिए देखिए, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल। ये तो अभी हमने क्लियर आपको बता दिया है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल। अब यहाँ की जो आपको लैंग्वेज दिख रही है लोगों को बोलते हुए, तो यहाँ के जो 80% लोग हैं वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं फ्रेंच, और 20% जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, डच यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ की है, ब्रुसेल्स की। अभी हमने जस्ट कंट्री में क्या देखा था, इस नेशन में क्या देखा था कि जो मेजोरिटी है वो क्या बोल रही है, डच बोल रही है, लेकिन ब्रुसेल जो यहाँ की राजधानी है, जो कैपिटल है, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कौन सी आपको दिख रही है, ये 80% आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज अगर हम लोग बात करेंगे देश में, वो माइनॉरिटी में आ रही है, लेकिन ब्रुसेल में यही आपकी फ्रेंच लैंग्वेज ये किस में जा रही है, मेजोरिटी में जा रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना है, डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसके अलावा हमें एक और जो मेन पॉइंट दिख रहा है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंच स्पीकर्स कम है, देश में कम है, ब्रुसेल में भले ही 80% है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकर है ना, जो माइनॉरिटी में आ रही है, यानी कि अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या कम होती है। ठीक है, तो माइनॉरिटी में आ रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, ये बहुत ही रिच है एंड पावरफुल है। ठीक है, ये कैसी है, रिच है एंड पावरफुल है। तो भाई इनके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो जो मेजोरिटी वाले हैं अपनी पावर अगर दिखाएंगे मेजोरिटी के आधार पे, तो ये अपनी पावर दिखाएंगे अपनी वेल्थ और पावर के अकॉर्डिंग। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना है। तो यहाँ पे हमें बेल्जियम में ये एथनिक कंपोजिशन देखने को मिली है। सी द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने क्या देखा, बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन देख लिया, जहाँ पे हमें डिफरेंसेस दिखे। सीधा सा अगर एक पॉइंट हमें निकालना है तो वो ये निकालना है कि जो नेशन है, जो देश है, वहाँ पे डच स्पीकर ज़्यादा है, और जो ब्रुसेल है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा है। जस्ट अपोजिट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो टेंशन वाली बात है वो क्या होती है, तो देखिए टेंशंस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज। अब क्या क्या टेंशन होती है वो देखिए। तो देखिए टेंशन इनमें क्या दिख रही है, दिस सोशल इनइक्वालिटी लेड टू द टेंशंस बिटवीन डच कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। यानी कि 1950 और 60 के टाइम पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो होना थी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स होना थे, यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ रही थी। द टेंशंस बिटवीन टू कम्युनिटीज बिकेम मोर सीरियस। यानी कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो टेंशन चल रही थी वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। सीरियस का मतलब यही होता है सिविल वार हो जाती है, अलग अलग नेशन की डिमांड होने लगती है, देश के अंदर ही लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, तो और ज़्यादा सीरियस हो जाती है इन द ब्रुसेल्स एज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। क्यों हो सकती थी और ज़्यादा टेंशन, क्योंकि जो डच स्पीकर ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में आ रहे थे, वो देश में तो मेजोरिटी में थे ना, तो वो अपनी सरकार बनाना चाह रहे थे या पावर अपने पास ज़्यादा पाना चाह रहे थे। अब देखिए अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में इन सारी चीज़ों का समाधान किस तरीके से निकला। तो अभी हमने क्या देखा था कि 1950s टू 1960s, यानी कि 1950 के दशक और 1960 का दशक, डिकेड्स, ठीक है, 10 सालों का टाइम। अब आगे देखते हैं 1970s टू 1993। आखिर बेल्जियम ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जो टेंशन थी वहाँ पे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर हुए। उसको समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो बिटवीन 1970s एंड 1993
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड 4 टाइम्स। अच्छा, हर देश जो लोकतांत्रिक देश होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, वो क्या होता है, एक रूल बुक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ की जनता आपस में परेशान हो रही है, तो उन्होंने क्या करा कि 70 के दशक से लेके 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार अमेंड किया, 4 टाइम्स। अमेंडेड यानी कि संशोधन, संशोधन का मतलब कुछ ना कुछ बदलाव, कोई ना कोई चेंजमेंट उन्होंने कितने बार करा, 4 बार किया। क्यों? क्योंकि देश में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब देखिए, द अरेंजमेंट्स विच द बेल्जियम लीडर्स वर्क आउट टू इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। अब यहाँ पे अरेंजमेंट क्या करना था, यहाँ के लीडर्स को बहुत अच्छे से पता था कि जितने भी लोग हैं रहना तो इसी देश में है, तो हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे इन लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। आगे देखिए, सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, जो बदलाव किए गए थे, 4 टाइम जो बदलाव किए अभी हमने बताया ना, जो अमेंडमेंट किए वो क्या क्या थे। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट। See the first point. The constitution prescribed that the number of Dutch, the French-speaking ministers shall be equal in the central government. अब उन्होंने क्या कहा, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, जैसे हम लोग देखते हैं आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी थर्ड टाइप की भी गवर्नमेंट होती है जिसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम में जो उनकी मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अभी हम क्या देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कैपिटल में हम क्या देख रहे थे कि फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे, जबकि देश में क्या था, डच स्पीकर्स ज़्यादा थे। तो इन्होंने क्या करा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रिस्क्राइब करवा दिया कि जो मिनिस्टर्स होंगे ना वो सिमिलर होंगे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें जितने फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच स्पीकर्स, उतने ही डच स्पीकर्स होंगे। ठीक है, अब दोनों लोग बात कैसे मानेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन है। देखिए, सेंट्रल सम स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, कुछ क्या उन्होंने करे, कुछ स्पेशल कानून बनाए जो जरूरी कर दिया उन्होंने। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप थे यानी कि लैंग्वेज के आधार पे जो ग्रुप थे, उनकी जो मेजॉरिटी से चुने हुए जो लीडर्स थे उनको इन्होंने यहाँ पे मान्यता दी। नेक्स्ट पॉइंट, many powers of the central government have been given to the state governments of 2 regions of the country। जैसे कि हमारे देश में हम लोग देखते हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं चीफ मिनिस्टर। सभी के अपने अपने वर्क होते हैं, अपने अपने आधार पे अपने अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, बेल्जियम ने, कि जो पावर थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको सेपरेट कर दिया, यानी कि कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी अपनी पावर्स उनको दे दी गई। आगे देखिए, अब बात आती है ब्रुसेल्स की, क्योंकि हमने क्या देखा था, ब्रुसेल्स में क्या देख रहे थे कि हमें जस्ट अपोजिट दिख रहा था, है ना। वहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, डच स्पीकर्स कम थे और फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट बना दी गई, यानी कि जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे अलग गवर्नमेंट बनाई गई, इन विच बोथ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे भी जो डच और फ्रेंच स्पीकर थे ना, उनको यहाँ पे बराबरी का अधिकार दिया गया, यानी कि इक्वली वो लोग मिलके गवर्नमेंट बना सकते थे। अब इन्होंने क्यों एक्सेप्ट करा, क्योंकि देश में फ्रेंच संख्या कम थी ना, लेकिन तब बराबरी का अधिकार मिला। इसी तरीके से ब्रुसेल्स में जब डच स्पीकर्स की संख्या कम थी तो फिर ब्रुसेल्स के लोगों को भी मानना पड़ा, यानी कि दोनों ने कंप्रोमाइज किया। देश में जो नागरिक हैं उन्होंने, जो कैपिटल में जो नागरिक रह रहे हैं उन्होंने, दोनों ने कंप्रोमाइज किया, सहमत हुए और इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, जिससे में हमें क्या देखने को मिला, दोनों जगह एग्रीमेंट देखने को मिले, कॉन्फ्लिक्ट कम हुए। नाउ सी द 4 पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं, 2 टाइप की गवर्नमेंट ही नहीं, यहाँ पे देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे तीसरे टाइप की एक और गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कि 2 तरीके की तो गवर्नमेंट हमें दिखी, एक सेंट्रल में दिखी एक स्टेट में,
तीसरे टाइप की भी गवर्नमेंट हमें दिखाई दी, जो क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा, कम्युनिटी यहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लैंग्वेज की बात करी है, हमने बात करी है डच की, हमने बात करी है फ्रेंच की। तो जैसे कि फ्रेंच कम्युनिटी, डच कम्युनिटी, अब दोनों कम्युनिटी अलग है, लैंग्वेज अलग है, दोनों की क्या रिक्वायरमेंट है ये वहीं के लोग ही समझ सकते हैं। जैसे फ्रेंच स्पीकर वाले ही समझ सकते हैं कि फ्रेंच स्पीकर्स को क्या नीड है, या डच स्पीकर ही समझ सकते थे कि डच स्पीकर के जो लोग हैं उनकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। खासकर अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, जैसे कि कल्चर, एजुकेशन या लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वहीं के लोग ही तो समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरी गवर्नमेंट बनी वो बनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कैसे बनी, मान लीजिए यहाँ पे देश में फ्रेंच पीपल कितने भी रह रहे हो, यहाँ पे फ्रेंच लीडर यहाँ पे खड़े होंगे, उनमें से एक लीडर को ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जो फ्रेंच लैंग्वेज के लोग हैं, और यही रिप्रेजेंटेटिव इस लैंग्वेज से जुड़े जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें तीसरे टाइप की गवर्नमेंट देखने को मिली जो कि थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए, तो ये था जो अकोमोडेशन था बेल्जियम का, वो हमने देखा। अब हम लोग बात करते हैं ब्रुसेल्स, जो यहाँ की कैपिटल थी। अब सोचिए यहाँ की जो प्लानिंग हुई है इधर की बेल्जियम की, जहाँ पे कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो ये अपने आप में इतनी आइडियल रही है कि लोग इससे बड़ा इंस्पायर हुए हैं। बेल्जियम मॉडल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो बेल्जियन मॉडल हैज़ वर्कड वेल, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे जैसा कि हमने पढ़ा था 50s एंड 60s के टाइम पे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन बात को संभाल लिया, अपने संविधान में उन्होंने संशोधन किया, इसलिए जो बेल्जियन मॉडल था वो काफ़ी अच्छा वर्क किया। इट हेल्प्ड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। यहाँ पे जो दो मेजर कम्युनिटीज़ थी जैसे कि फ्रेंच एंड जो डच स्पीकर्स थे, उन कम्युनिटीज़ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उसे दूर किया। एंड अ पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि जो लैंग्वेज के आधार पे जो चीज़ें थी जो चेंज होना थी उसको उन्होंने बदलाव किया। ब्रुसेल्स वॉज chosen as the headquarters of the European Union from the very beginning। अब सोचिए जब हेडक्वार्टर बनाने की बात हुई किसके बारे में, कौन से, यूरोपियन यूनियन, यूरोप यानी कि पूरा यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन यूनियन का जब हेडक्वार्टर बनाने की बात की गई तो ब्रुसेल से अच्छी जगह कोई और नहीं मिली, यानी कि इतना अच्छा मॉडल इन्होंने पेश किया था। तो इसलिए ब्रुसेल को क्या किया गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज किया गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमने जो स्टोरी पढ़ी है ये पढ़ी है हमने बेल्जियम की। अब हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे श्रीलंका की। ठीक है, तो अभी तो सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। हमने पढ़ा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, जिसने जो बोला मान लिया गया, संविधान जो उनका संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको भी अमेंडेड कर दिया गया, यानी कि चेंज कर दिया गया। लेकिन अब बात आती है श्रीलंका की। यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ अलग ही तरीका निकाला था, अपनाया था, जिसकी वजह से यहाँ देखते हैं क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो देखिए श्रीलंका का मैप आपको पता है, ठीक है, इंडिया के मैप के साथ ऑटोमेटिक मिलके आता है, यहाँ पे फ्री में आता है। तो ये है श्रीलंका, आपका इंडिया के साउथ में एकदम लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है, आइलैंड नेशन है, यानी कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कौन सा महासागर है यहाँ पे, तो इंडियन ओशियन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारा मतलब इंडिया है ना, उसके साउथ में लोकेट है जो श्रीलंका है, ये एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशियन पे लोकेटेड है। क्लियर? अब देखिए, इट इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। आप देखिए हमारे भारत देश में जो स्टेट है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये है तमिलनाडु। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द इंक। ठीक है, ये देखिए, ये है आपको तमिलनाडु दिख रहा है, इससे सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है क्या, श्रीलंका। क्लियर? अब देखिए श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल विद 74% सिन्हाली स्पीकर्स एंड 18% तमिल स्पीकर्स।
तो यहाँ पे भी हमें एथनिक कंपोजिशन देखने को मिली, वो भी लैंग्वेज के आधार पे, जिस तरीके से हमने बेल्जियम में देखी। बेल्जियम में हमने क्या देखा था, डच स्पीकर्स देखे थे एंड फ्रेंच स्पीकर्स देखे थे। यहाँ पे आपको दो तरीके के स्पीकर्स मिलेंगे, लैंग्वेज स्पीकर्स। कौन कौन से? एक है आपके सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, जो कि कौन थे, बुद्धिस्ट, और एक है आपके तमिल स्पीकर्स, जो कि आपके नेटिव श्रीलंकन्स मिलेंगे और कुछ इंडियन तमिल्स भी आपको मिलेंगे। तो देखिए 74% कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स, एंड 18% कौन है, तमिल स्पीकर्स। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 74% जो सिन्हाला स्पीकर है ये तो बुद्धिस्ट है, ठीक है। अब 18% में भी आपको दो तरीके के तमिल देखने को मिल रहे हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स एक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स। अब ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है, ऐसे श्रीलंकन तमिल, ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो तमिल नेटिव्स हैं। तमिल नेटिव्स का मतलब क्या हो गया, जिनका जन्म ही तमिल में हुआ है, ठीक है, वहीं के हैं, सॉरी श्रीलंका में ही जन्म हुआ, तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं यानी कि इनके पूर्वज भी यही श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को तमिल नेटिव्स कहा गया है। अब इनकी जो परसेंटेज है देश में वो कितनी है, वो है 13% पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और ये खासकर कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि ये आप मैप देख रहे हैं श्रीलंका के, तो क्या लिखा है यहाँ पे, एंड आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द श्रीलंका। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट इस पार्ट में यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। कौन लोग रह रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। अभी हमने क्या देखा कि जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं ये बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जो तमिल स्पीकर्स हैं ये कौन से रिलीजन के हैं, तो ये ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे इंडियन तमिल्स की। अभी हमने बात करी थी श्रीलंकन तमिल्स की, जो कि नेटिव तमिल्स थे, ठीक है। तो इंडियन तमिल्स कौन है, तो वो देखिए, द तमिलियंस हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स, यानी कि वो तमिल जिनके फोरफादर यानी कि पूर्वज प्लांटेशन के टाइम पे भारत से या तमिलनाडु से श्रीलंका भेजे गए। कॉलोनियल टाइम था, इंडिया को कॉलोनाइज करके रखा था यूरोपियन कंट्रीज ने, तो उन्होंने क्या करा था, प्लांटेशन के लिए कुछ वर्कर्स यहाँ से ले गए थे, कुछ तो वापस आ गए, कुछ वहीं जाके बस गए जो दोबारा वापस नहीं आए। तो ऐसे वो इंडियन तमिल्स जो श्रीलंका में जाके बस गए, जिनके फोरफादर या पूर्वज, ऐसे तमिल आपकी इंडियन तमिल कहलाए, जिनकी संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, 5%। ओके, ये देश में कितने हैं, 5%। इसके अलावा 7% आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, यानी कि ईसाई धर्म के, क्योंकि भाई क्रिश्चियन ही तो थे जो कॉलोनाइज करे थे। अब ये दोनों लैंग्वेज में, जो क्रिश्चियंस है वो दोनों लैंग्वेज में, ये हैं तमिल्स एंड सिन्हाला, दोनों लैंग्वेज के आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे श्रीलंका के मैप में, तो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे जो आपको लाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये है, ये यहाँ पे रह रहे श्रीलंकन तमिल्स। जो डार्क ब्राउन आपको दिखाई दे रहा है ये है इंडियन तमिल्स, और जहाँ जहाँ आपको ये इस टाइप के सर्कल टाइप दिख रहा है ये है मुस्लिम्स। अब जो येलो पार्ट ये बहुत ज़्यादा बचा हुआ, तो ये वही 74% सिन्हालीज हैं जो बुद्धिस्ट हैं और देश में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर समझ में आया, जिस तरीके से बेल्जियम में हमने देखे कंपोजिशन, उसी तरीके से हमने श्रीलंका की भी एथनिक कंपोजिशन यहाँ पे समझ ली है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में मेजोरिटी हमें कैसी दिखाई दी। तो सीधी सी बात है, हमें सिन्हालीज यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिए, तो सिन्हाला की मेजोरिटी हमें ज़्यादा दिखाई देगी। देखिए, मेजोरिटिनिज्म इज अ कॉन्सेप्ट विच आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। अच्छा, बहुत लोग क्या समझते हैं मेजोरिटिनिज्म माने क्या हो जाएगा, जो बहुसंख्यकवाद है। इसका मतलब क्या है कि देश के लीडर क्या सोचते हैं कि जिनकी संख्या देश में ज़्यादा है, हम लोग बस इनको ही इम्प्रेस करते रहे, इनको ही प्रभावित करते रहे, तो होगा क्या कि जब इलेक्शन होंगे तो ये लोग हमको वोट देंगे और हम जीतते रहेंगे।
इस बात का ख्याल ही नहीं करते हैं कि जो माइनॉरिटी है यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यही होता है मेजोरिटिनिज्म। आगे देखिए, यही चीज़ हमें श्रीलंका में देखने को मिलती है। तो व्हेन श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948, यानी कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था अपने भारत देश से ठीक 1 साल बाद, हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ये 1948 में। तो 1948 में जब ये आज़ाद हुआ तो यहाँ के जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कर रहे थे कि जो भी मेजोरिटी की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करना चाह रहे थे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब क्या हुआ रिजल्ट? उन्होंने देखा कि जब उन्होंने सिन्हालास के वेलफेयर के लिए काम किया, इलेक्शन जीते, उसके बाद में एक सीरीज पूरी चली आई। अब ये लोग क्या कर रहे थे? जो मेजोरिटी के लोग थे सिर्फ इनको ही खुश कर रहे थे। इन 1956 यानी कि देश आज़ाद हुआ था 48 में, और 1956 में उन्होंने क्या करा? एक एक्ट पास कर दिया, यानी कि एक उन्होंने यहाँ पे एक एक्ट लेके आए जिसमें उन्होंने क्या करा? जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज किया, यानी कि राष्ट्रभाषा उन्होंने बनाया, देश की भाषा बनाया, ठीक है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और जो तमिल लैंग्वेज थी उसके ऊपर कोई भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और आगे क्या कर रही थी? पहले तो उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को पहले ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, हालांकि रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी में होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसको दिया जा रहा था? सिन्हालास को ही दिया जा रहा था। चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, चाहे जॉब की बात हो, हर चीज़ में बेनिफिट किससे मिल रहा था? सिन्हालास को मिल रहा था यहाँ पे। अब देखिए, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने बात की थी ना 1956 में एक एक्ट पास किया था, तो यहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो सीधे सीधे क्या कर रहा था? बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा था। किसको प्रमोट कर रहा था? बुद्धिज्म, क्योंकि वो सिन्हाला को प्रमोट कर रहा था। तो सिन्हालीस कौन थे? बुद्धिस्ट थे। All these government measures gradually increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। अब सोचिए, इतनी सारी चीजें हो रही थी, जब तमिल्स के लिए कोई काम नहीं हो रहा था तो तमिल्स को तो यही लगेगा ना कि हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये लोग अपने आप को कैसा फील कर रहे थे? अलग थलग फील कर रहे थे। इन्हें ये लगने लगा कि भैया हमारा लिए तो ये देश है ही नहीं, हमारे वेल विशर तो है नहीं, हमारे बारे में तो सोचते नहीं है। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग फील करने लगे। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज बिकेम टेंस्ड ओवर टाइम। धीरे धीरे करके जो सिन्हाला और तमिल्स थे आपस में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए और टेंशन इनके बीच में बढ़ती गई। आगे देखिए क्या होता है? द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। अब सोचिए, श्रीलंकन तमिल्स बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पावर किसे दी जा रही थी? सारी सिन्हालास को दी जा रही थी, इसलिए श्रीलंकन तमिल्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है, ये श्रीलंका का फ्लैग दिख रहा है, ठीक है, श्रीलंका ये है और ये श्रीलंका का फ्लैग है। आगे देखिए, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब वो लोग करते क्या? उन्होंने क्या करा? अपनी कई सारी पार्टीज उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दी। किसने? श्रीलंकन तमिल्स ने। और अपने आप को उन्होंने रिकॉग्नाइज करवाना स्टार्ट कर दिया, एक पहचान दिलवाना। और उन्होंने ये भी डिमांड रखी जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। साथ ही साथ दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी and equality of opportunity in securing education and jobs, but their demand was repeatedly denied। साथ ही साथ क्या कर रहे थे ये लोग? बार बार अपनी डिमांड भी रख रहे थे कि जैसे कि एजुकेशन हो या जॉब हो, सभी में समान अधिकार उनको मिले, लेकिन जितनी भी इनकी डिमांड थी ये बार बार मना कर दी जा रही थी या कैंसिल कर दी जा रही थी। अब सोचिए, उनके लिए कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, ऊपर से जो वो डिमांड कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है, तो होगा क्या? विद्रोह होगा ना। तो वही हाल यहाँ पे हुआ। अब हुआ क्या कि जो तमिल श्रीलंकन्स थे ना वो कब तक ये बात सहते? पहले तो उन्होंने सीधे तरीके से अपनी डिमांड रखी,
जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई, उनकी पार्टीज को इलीगल घोषित कर दिया गया, तो इन्होंने अपने जो सेपरेट ग्रुप बनाए एक अभियान छेड़ दिया, जिसका नतीजा क्या रहा कि सिविल वार हो गया। तो देखिए होता क्या है, बाय द 1980s यानी कि 1980 के दशक के टाइम पे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि बहुत सारे राजनीतिक संगठन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए, जैसे कि लिट्टे। ठीक है, लिट्टे का नाम काफ़ी फेमस रहा है और कई बार ऐसा कहा भी जाता है कि राजीव गांधी की हत्या में इनका हाथ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। तो लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम मीन्स क्या होता है, स्टेट यानी कि नेशन, ये तमिल लैंग्वेज में। वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, यानी कि इनकी डिमांड क्या थी, इनकी डिमांड थी कि एक तमिल एलम बने, जैसे कि आप ये मैप में देख रहे हो। यानी कि इनकी डिमांड क्या थी कि जो श्रीलंका है उसको बांट दिया जाए, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया जाए, उसको दो भागों में बांटा जाए। जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इनकी डिमांड थी कि इनका तमिल एलम अलग ऐसा बन के एक नेशन बन के तैयार हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया था, अपना एक फ्लैग भी इन्होंने जारी कर दिया था। जैसे कि अभी हमने श्रीलंका में देखा था शेर था, इन्होंने टाइगर को अपना क्या बनाया था, सिंबल बनाया था और अपना फ्लैग भी बनाया। जो इसके मेन मुखिया थे, ये देखिए पीछे आपको ये दो चीजें दिख रही होंगी, एक फ्लैग दिख रहा है और एक ये नेशन इनका दिख रहा है। ये है प्रभाकरन, जो इनके मेन अध्यक्ष थे या हेड थे। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, इस वाले पार्ट को वो अलग नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे थे। अब सोचिए किसी नेशन के या देश के जब दो टुकड़े होंगे तो क्या इतना इजीली हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिली, सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या होता है, गृह युद्ध, यानी कि देश के लोग ही जब आपस में लड़ने लगे, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिविल वार बोलेंगे। तो देखिए The conflict between the two communities soon turned into a civil war. अब दोनों कम्युनिटीज में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी और जल्दी ही क्या बन गया, एक सिविल वार का रूप ले लिया। The civil war resulted in the killing of thousands of people of both the communities. अब हमेशा लड़ाई में, युद्ध में कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता है। लड़ाई में हमेशा ही, युद्ध में हमेशा ही नुकसान होता है, चाहे वो जान का हो चाहे वो कोई भी सामान का हो। तो यहाँ पे यही हुआ, हजारों लोगों की जानें गई दोनों कम्युनिटीज में, सिन्हालाज में भी और तमिल में भी। इट ऑल्सो कॉज्ड ग्रेट इम्पैक्ट टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। जो वहाँ की जो ग्रोथ थी ना आफ्टर द इंडिपेंडेंस, श्रीलंका की बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस युद्ध के बाद में यहाँ की ग्रोथ काफ़ी रुक गई। Many families were forced to leave the country. बहुत से परिवारों को मजबूरी के रूप में रिफ्यूजी बनना पड़ा, यानी कि शरणार्थी, और वो जहाँ पर रह रहे थे अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाके बस गए। आखिरकार सिविल वार का एंड कब हुआ, 2009 में, 2009 में, जब प्रभाकरन लिट्टे इनकी हत्या कर दी जाती या इनको ख़त्म कर दिया जाता, तब जाके ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ। अब सोचिए, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, श्रीलंका की स्टोरी और बेल्जियम की स्टोरी। अब दोनों स्टोरी में हमें क्या देखने को मिला, एथनिक कंपोजिशन थी, लेकिन बेल्जियम ने क्या करा, समय रहते उसको संभाल लिया, सुधार कर लिया। श्रीलंका ने सुधार नहीं करना चाहा, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वार हुआ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, प्रूडेंशियल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन। यहाँ पे हमें जैसे जो हमारा टॉपिक है वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जो टॉपिक है ये वाला, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, उसके अंडर में हम लोग देखेंगे प्रूडेंशियल। तो देखिए पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग तो अच्छी है, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। अब क्यों अच्छी है, तो देखिए बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं तो जो सोशल ग्रुप्स हैं आपस में उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था बेल्जियम का। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब सोचिए अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि समाज में अगर लड़ाई होगी, तो हम क्या देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो वायलेंस होगा, यानी कि हिंसक होगा, काफ़ी लोगों की जानें जाएंगी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। अब क्या होता है, अगर हम लोग पावर को शेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो
स्टेबिलिटी होती है ना पॉलिटिकल ऑर्डर की, वो स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अगर पावर को शेयर नहीं करेंगे भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिविल वार होगा, काफी सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे देखिए, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक अ बेटर ऑप्शन बट इन द इट ग्रेजुअली वीकेंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। होता क्या है, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत से लोग जैसे श्रीलंका के बारे में हमने देखा था, उन्होंने मेजोरिटी को खुश करने के लिए क्या किया था, वही स्कीम्स लेके आए थे जो मेजोरिटी को पसंद थी। ये हो सकता है कि वहाँ पे उन वर्क करे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है। लॉन्ग टर्म अगर हम लोग इसका परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हमें जो यूनिटी है ना देश की, वो वीकेंस होती दिखाई देती है, यानी कि कमजोर होती दिखती है, एकता खत्म होती हुई दिखाई देती है। अब जो ये क्रूअल रूल होता है जो कि मेजोरिटी के आधार पे होता है, इससे क्या होता है, जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं या माइनॉरिटी के जो पर्सन है, वो मेजोरिटी वाले लोगों से परेशान होते हैं और उनकी जो क्रूअल रूल है उससे परेशान ही बने रहते हैं। साथ ही देखिए, मोरल द सेकंड सेट ऑफ द रीजन, दूसरा सेट क्या है कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्योंकि इसमें मोरल रहता है। मान लीजिए पावर को अगर शेयर किया है, ठीक है, तो सभी की एक तरीके से रिस्पेक्ट बनी रहती है। माइनॉरिटी वाले पीपल अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि वो बहुत कमजोर है या उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो देखिए, इट एम्फेसिस दैट एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये क्या है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है एक तरीके से डेमोक्रेसी की। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, यानी कि लोगों को पता होता है कि हम भी इसका हिस्सा है, हम भी किस तरीके से देश को गवर्न कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसमें हम भी एक रोल अपना प्ले कर सकते हैं। A legitimate government is one where citizens through participation become a part in the system, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे एक सीधा सिस्टम, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जहाँ पे लोगों को ये लगे कि जो भी काम हो रहा है देश में वो भी इस देश का ही एक हिस्सा है और एक पार्ट है। तो ये था पावर, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। लास्ट हमारा पॉइंट आ गया है, चैप्टर फिनिश हो गया है, अच्छे से समझ में भी आप लोगों को आया होगा, पूरी उम्मीद है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को हम लोग कितने फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा बेल्जियम मॉडल, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बेल्जियम में देखा था क्या क्या चीजें चेंज हुई थी, उन्होंने 4 अमेंडमेंट किए थे, यानी कि 4 चेंजेस किए थे, उसी के आधार पे यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब आप लोग जानते होंगे लोकतंत्र। तो आज के लोकतंत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो कैसे, किस फॉर्म में अरेंज है। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं, 3 ऑर्गन्स देख रहे हैं। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर जहाँ पे कानून बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लागू करवाते हैं, ठीक है, जुडिशरी जहाँ पे न्याय होता है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों की पावर अलग अलग है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकता है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। Such a separation of power ensures that none of the organs can exercise unlimited power. इस तरीके का जो डिवीजन होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑर्गन जो भी है उसके पास एक्सट्रीम पावर नहीं है, यानी कि सिर्फ उसी की पावर नहीं चलने वाली, कहीं हद तक उसकी पावर रुक जाएगी। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिसका परिणाम क्या होता है कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं, इन बैलेंस होता है पावर का इनके पास में, यानी कि अनलिमिटेड पावर नहीं होगी, एक्सट्रीम पावर नहीं होगी, तो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। और ऐसा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, चेक एंड बैलेंसेस।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपके दो तरीके के होते हैं, पता होगा, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जैसे कि जो सिविल एग्जाम पास करके जाते हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर नहीं होते इतने ज़्यादा जानकार होने के बाद भी, क्योंकि वो जनता की चॉइस नहीं होते। लोकतंत्र में जनता मेन होती है, इसलिए जो लीडर होते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, जो चेंज होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर, एक ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। तो जो जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा चुने गए होते हैं, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन वो चेक कर सकते हैं जो फंक्शन होता है ना लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का, कि कैसे वर्क हो रहा है, क्या कानून बना, उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। See the next form of power sharing, फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हम लोग फेडरल गवर्नमेंट इसको बोलेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल लाइन कैसे होती है, लाइक दिस। तो जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारे भारत देश में पावर को शेयर किया गया है अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन गवर्नमेंट बोलेंगे। और एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है। प्रोविंशियल यानी कि प्रांत, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, जो कि क्या हो गई, स्टेट गवर्नमेंट। और सच अ गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। सी द नेक्स्ट पॉइंट, in India there are different levels of government and the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। यानी कि हमारे भारत देश में या कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिला है अलग अलग लेवल में। जैसे दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा था, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में ऐसे हमें डिवीजन कोई भी देखने को नहीं मिला था, वहाँ पे एक ही टाइप की गवर्नमेंट मिली थी। तो ऐसा जो डिवीजन होता है, जो ये आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है। और इसी तरीके से द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश को संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट या प्रांत को संभालती है, फिर है आपकी लोकल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर गांव या पंचायत जो होती है म्युनिसिपल, उसको संभालती है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा था, लैंग्वेज के आधार पे जो वहाँ की कम्युनिटी थी, ऐसी रिलीजन के आधार पे कहीं पे कम्युनिटी होती है, उसकी जो गवर्नमेंट होती है पर्टिकुलर अपने कम्युनिटी के लोगों का ख्याल रखने के लिए, उसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। देखिए, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है, सच एज द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जैसे कि धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे, ठीक है। और वो क्या करते हैं, चाहे वो उनकी संख्या कम हो, लिखा है दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर, यानी कि ये फेयर चांस होता है जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनको पूरी पावर देने का। और इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था, जो बेल्जियन गवर्नमेंट थी, वो वहाँ पे एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, कोलिशन मतलब क्या होता है, जब मिलके कोई गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। मान लीजिए किसी देश में दो मतलब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं, तो क्या होगा कि दो पार्टी मिलके जो आपस में वोट होते हैं शेयर करते हैं और यहाँ पे आके मिली जुली या गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन की सरकार को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिशन गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब गठबंधन की सरकार बनती है तो
आपस में ये लोग पावर को बांट देते हैं, कोई सा मंत्री बना दिया जाता है या कुछ पावर किसी और को दे दी जाती है। ऐसे ही पार्टी के लोग होते हैं, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है किसकी क्या पावर है, कौन बाहर के मामले संभालेगा, कोई राजनीति जो दल है उनको उसको मजबूत करेगा, कोई पॉलिसीज के बारे में ध्यान देगा कि कौन सी पॉलिसीज लॉन्च करना है। तो देखिए, इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी होती है हर पार्टी की, तो उसी के बारे में बात की गई है। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance। कभी कभी क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन के दौरान पे, क्योंकि बहुमत चाहिए उनको, ठीक है, गठबंधन की सरकार बनती है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। और इस तरीके से वो मिलजुल के अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और पावर को आपस में शेयर करते हैं। तो ये था आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि किन किन तरीकों से हम लोग पावर को शेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये था पावर शेयरिंग चैप्टर, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।